नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपके जो 30 अक्टूबर को एसएससी जेई का 2020 का जो लास्ट एग्जाम हुआ है, तो उसमें पूछे गए टोटल 77 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट आपके एसएससी की तरफ से एसएससी फेज 8 के एग्जाम कंटिन्यू हो रहे हैं 6 नवंबर की। तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं। अंकित अवस्थी सर हैं, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। 1 नवंबर को शाम को 6 बजे आप जुड़ सकते हो, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपन प्रथम पारी में पूछे गए जो सवाल हैं, जिसमें टोटल 50 में से 42 सवाल मिले हैं। तो 30 अक्टूबर फर्स्ट सेट में जो सवाल सेंड किए उनको स्पेशल थैंक्स अतुल कुमार, कविता, अक्षय कुमार, मनोहर प्रजापति, अनिश दुबे, पीयूष सिंह, प्रदीप सिंह चारण, वेद प्रकाश सैनी, ओमवीर चहर और मोहद सुहेल ने, इन सभी कैंडिडेट ने ये सभी सवाल सेंड किए हैं, तो उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आने वाले किसी भी एसएससी का एग्जाम होता है तो सवाल व्हाट्सएप जरूर कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। पहला सवाल देखिए, यूएनडीपी के द्वारा जारी इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है एचडीआई जो इंडेक्स 2019 है। फर्स्ट रैंक रही है नॉर्वे की, सेकेंड स्विट्जरलैंड की। 2019 में एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 129वीं आउट ऑफ 189 देशों में से। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि किस आधार पर जारी किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन और आय के मानकों के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला सवाल जो कि अब की बार जेई में लगभग प्रत्येक सेट में पूछा हुआ है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो सुशासन सूचकांक 2019 है, उसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो तमिलनाडु रहा है। सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक राज्य। गुड गवर्नेंस डे की बात करूं तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 2014 को मनाया गया था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये तो आपकी मेजर स्टेट में प्रथम रैंक रही है जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें तमिलनाडु की। बाकी पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, यूटी में पुदुचेरी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और भारत आने का कारण क्या था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता थी, भारतीयों का सहयोग चाहिए था, तो वो सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक असफल प्रयास किया, जो कि मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट वन देखते हैं, वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हैं। 19 जून 2019 से ये वर्तमान जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे 1952 से 1956 तक। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो अनुच्छेद है 93 आर्टिकल में। अगला सवाल देखिए, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर्वत है वो किस रेंज में है? तो महेंद्रगिरी पर्वत है ये ईस्टर्न घाट्स श्रृंखला में आ जाएगा, और ये ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी। पेंच टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो पेंच टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में, सियोनी जिला मध्य प्रदेश में है। मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त डांसिंग गर्ल जो नर्तकी की मूर्ति है वो किससे बनी हुई है? तो डांसिंग गर्ल जो मूर्ति है वो बनी हुई है ब्रॉन्ज से। तो कांस्य मूर्ति है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अगला सवाल, रेनबो में किस कलर की वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है? तो रेनबो में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है रेड कलर की, रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है वायलेट की, इसलिए रेड कलर है वो लंबी डिस्टेंस कवर करता है, और वायलेट की यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस आइलैंड पर है? तो वो है साधु बेट आइलैंड है। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ एक टापू है जहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी है। ये गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है, नर्मदा जिला गुजरात में, जिसकी हाइट है 182 मीटर, आधार सहित हो जाएगी 240
मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सेकंड है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल, जो बुद्ध स्प्रिंग टेम्पल है वो सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला सवाल यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अकॉर्डिंग वो सिटी है अहमदाबाद। ये 10 लाख से ऊपर की बात हो रही। बाकी ओवरऑल में जो प्रथम रैंक है वो इंदौर की है। और 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में सबसे स्वच्छतम शहर, ये रिपोर्ट 2019 की, अब की बार 2020 की भी जारी हो गई है, तो वो भी आप जरूर देख के जाइएगा आने वाले एग्जाम के लिए। सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? जो तीसरी बार इंदौर को प्रदान किया गया ये पुरस्कार। और मैं बात करूं 2019 के सबसे स्वच्छ शीर्ष राज्य, तो छत्तीसगढ़ प्रथम है, सेकंड झारखंड, महाराष्ट्र तीसरा है। तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, जो कि ऑफिशियल स्वच्छता सर्वेक्षण वेबसाइट पर डाली हुई है, जिसमें इंडिया क्लीनेस्ट सिटी है। ओवरऑल नेशनल लेवल की बात हो रही तो इंदौर है, सेकंड अंबिकापुर है। और बात करूं यहाँ पर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन की, तो अहमदाबाद फर्स्ट है, सेकंड रायपुर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर बढ़ते हैं अपन। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता हैं, ये थे मोरक्को देश है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में देश थे। और ये किस राजवंश से थे? तो अल्मोराविद राजवंश से थे इब्न बतूता। और किसके काल में भारत आए थे? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आए थे। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो वो है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट हैं, जो कि 2 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली ये नौसेना में पायलट के रूप में शामिल हो गई हैं। शिवांगी कहाँ की हैं? तो ये है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली। झारखंड राज्य में जादूगोड़ा की खान किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता सवाल। जादूगोड़ा की खान है यूरेनियम की प्रसिद्ध खान है, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक जादूगोड़ा कस्बा है, वहां पर इसकी खदान है। सबसे पहले ये ऑपरेशन हुआ था 1967 में स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। 138 मीटर ऊंचा बांध है। मतदाता की आयु जो 21 से 18 वर्ष की गई थी, उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये 21 से 18 वर्ष मतदाता की आयु की गई थी। 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1988 के तहत की गई थी। और 1988 के वक्त रामास्वामी वेंकट रमन थे भारत के राष्ट्रपति, 1987 से लेकर 1992 तक थे। और लोकसभा में ये आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई है। कौन से वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड एमएलए और एमपी के इलेक्शन हेतु ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत की गई है। तो ये संशोधन अधिनियम आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके आयु को चेंज किया गया है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ये ऑप्शन पर आधारित है, तो मैं बता देता हूँ। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि डायरेक्ट में तो आपके हो जाएंगे इनकम टैक्स, आप रिटर्न फाइल करते हो डायरेक्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट जो भी आप गुड्स खरीदते हो मार्केट में, उस पे टैक्स इंक्लूड रहता है और वो आप पे करते हो, वो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप दे रहे हो उनको। तो उसमें सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, तो ये सभी इनडायरेक्ट हैं। बाकी डायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हो इनकम है, कॉर्पोरेट टैक्स है ये। नेक्स्ट वन देखिए, चुंबकीय बहाव की एसआई यूनिट, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वेबर। अन्य इंपोर्टेंट एसआई यूनिट में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस जो प्रेरकत्व है उसकी एसआई यूनिट हेनरी है। और फिर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट टेस्ला हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हो जाएगी सीमेंस। अगला सवाल, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो लेंस की जो शक्ति है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है। एक डायोप्टर ये फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप मीटर इनवर्स कह सकते हो। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है? एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसके जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को 3 मिनट में सफलतापूर्वक नष्ट किया गया था। मिशन शक्ति के तहत जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए हुआ है, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका। इससे पहले रसिया, अमेरिका और चाइना के पास में ये क्षमता थी। अगला सवाल देखिए, प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है? तो प्राइमरी कलर की बात करें तो ये 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 प्राथमिक कलर हैं जो ये फिजिक्स के हैं, प्रकाश के प्राथमिक कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर बात कर दूं मैं पेंटिंग में, तो पेंटिंग में यहाँ पर ग्रीन के स्थान पर हो जाएगा येलो, यानी रेड, येलो और ब्लू है पेंटिंग में। अगला सवाल देखिए, गर्ल वुमन अद्य रचना हेतु बुकर प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो बुकर प्राइज 2019 दिया गया है बर्नार्डिन
एवरिस्टो को, उनकी रचना का नाम है गर्ल वुमेन अदर। इनके साथ साथ ये पुरस्कार किसे मिला, तो दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है बुकर प्राइज 2019। एक तो दिया गया है बर्नार्डिन एवरिस्टो को उनकी रचना गर्ल वुमेन अदर हेतु, एक दिया गया यहाँ पर मार्गरेट एटवुड को, उनकी रचना थी द टेस्टमेंट्स। तो इन हेतु इन दोनों को संयुक्त रूप से बुकर प्राइज 2019 दिया गया है। बात करूं यहाँ पर मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, जो कि बुकर प्राइज से अलग होता है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 है वो दिया गया है जोका अल-हार्थ योमान की है सेलेस्टियल बॉडीज रचना हेतु दिया गया है। और 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला है मैरी के लूकास को, जो कि डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उनकी जो रचना थी, तो इनको मिला है। मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो सवाल इसमें एक्चुअल में ये पूछा गया है कि जो मुद्रा योजना है उसमें लोन की लिमिट है ये 3 श्रेणियों में है। और ये योजना किसके लिए है इस प्रकार के था, तो सरकार ने मुद्रा योजना है ये इसके तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना में अलग अलग लोन रखे गए हैं। जो प्रथम श्रेणी है शिशु, उसमें अप टू आपको 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। उसके बाद किशोर में मिल सकता है आपको 5 लाख रुपए तक, तरुण में मिल सकता है यानी 10 लाख रुपए तक यहाँ पर मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है, जो कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये मुद्रा योजना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। और ये आपकी योजना स्टार्ट की गई है 8 अप्रैल 2015 को। अगला सवाल बढ़ते हैं यहाँ पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो एटॉमिक मास पर आधारित है। ये आवर्त सारणी इन्होंने पब्लिश की थी 1869 में। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल बहार, जिसका मतलब होता है सागर की दहाड़, रोर ऑफ द सी। तो जायर अल बहार जो समुद्री युद्धाभ्यास है वो किन देशों के मध्य हुआ है, भारत और कतर के मध्य हुआ है। 17 से 21 नवंबर 2019 को इसका आयोजन हुआ है, जो कि एक संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। और इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में विशेष रूप से आतंकवाद, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना है। अटल भूजल योजना में 6,000 करोड़ रुपए का जो कुल परिव्यय आएगा उसमें कितना परसेंटेज विश्व बैंक होगा, कितना परसेंटेज केंद्र का होगा, तो 50-50% हिस्सेदारी होने वाली है वर्ल्ड बैंक और केंद्र की। ये 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों को भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना को शुरू किया गया है। अटल सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, कौन सा लो वो पास कौन सा है, तो अटल सुरंग की बात करूं तो ये रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा है। और ये अटल सुरंग कहां से कहां तक जाती है, तो ये लेह और मनाली को आपस में कनेक्ट करने वाली सुरंग अटल सुरंग, जिसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। और इसका नाम चेंज हुआ है 25 दिसंबर 2019 को श्री वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नाम चेंज कर दिया है। ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, इतनी हाइट पर यानी 10,000 फीट से ऊंची हाइट पर सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, सुरंग है, वो है अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर उसकी लेंथ है। इसे रोहतांग दर्रे से ये पास की जाती है, लेह और मनाली को कनेक्ट करती है। ट्रांसफार्मर का कार्य आपको पूछा है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एसी रहती है, प्रत्यावर्ती धारा रहती है, उसकी वोल्टता को कम या फिर अधिक कर सकता है। तो ये कंट्रोल करता है एसी की वोल्टता को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये जो सस्टेनेबल गोल इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है केरला। और ये जो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, एसएससी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये जारी करता है नीति आयोग। और इसमें टॉप पर रहा है केरला। और ये इसका दूसरा संस्करण है, जो कि भारत सूचकांक है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। और इस बार यहाँ पर केरल है इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहा है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल दूसरे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। तो केरला एसडीजी इंडिया इंडेक्स में फर्स्ट रैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, तो 4 भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है और सुंदालैंड हो जाएगा। तो ये सभी 4 भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जीवन नेदुनचेजियान किस खेल से संबंधित हैं, तो जीवन नेदुनचेजियान है ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, तो टेनिस के ये हो जाएंगे प्लेयर। अगला सवाल देखिए, किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है, वो हो जाएगी आपकी चंद्रशेखर सीमा। कोई भी बौना यहाँ पर नक्षत्र है, ड्वार्फ स्टार है, उनकी अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। जो कि इसका मेजरमेंट में गणना की बात करूँ तो चंद्रशेखर लिमिट है वो 1.4 m या फिर कहे तो 2.765 × 10 की पावर 30 किलोग्राम ये
टोटल द्रव्यमान लिमिट हो जाएगी। और ये किसके नाम पर रखी गई है? खगोल भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर ने 1930 में 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज कर डाली थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, फोटो सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है आई का? तो वो हो जाएगा रेटिना। रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रॉड्स और कॉन्स, ये दोनों ही रेटिना में होती हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रेटिना में स्थित हैं। अगला सवाल की बात करें तो नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को कंट्रोल करता है? तो प्रकाश के प्रवेश को कंट्रोल करता है वो आइरिस के द्वारा प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है रेटिना पर जो पहुंचता है। अगला सवाल देखिए, इनर लाइन परमिट व्यवस्था में कौन से राज्य शामिल है? तो इनर लाइन परमिट की बात करें तो यहाँ पर राज्य हैं 4 राज्य, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम आईएलपी व्यवस्था के तहत आने वाले राज्य हैं, जहाँ पर यदि आप यात्रा करोगे तो वहाँ पर आपको परमिट की आवश्यकता रहेगी, एक ऑफिशियल यात्रा दस्तावेज चाहिएगा। और अब की बार इसमें क्या चेंजेज हुआ है, पहले इसमें ये मिजोरम नहीं ऐड किया गया, तो यहाँ पर मणिपुर नहीं ऐड किया गया था। तो पहले कौन सा था? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम था, और मणिपुर यहाँ पर अब की बार आईएलपी में चौथा राज्य ऐड किया गया है। और हाल ही में नागालैंड का एक और जिला दीमापुर पहले नहीं था, उसको भी यहाँ पर इनर लाइन परमिट के तहत ऐड कर दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ मैं आपको, बैटरी में कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? तो वो ऊर्जा रहती है केमिकल, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषक कौन सा है? तो वाहनों से प्रमुख रूप से जो उत्सर्जित उत्पादित प्रदूषक रहता है उसमें आपके एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO और सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रमुख रूप से वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक हैं। 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 2019 की बात करें तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड जीता है, जो कि एकमात्र गोल्ड आया है। भारत की 8वीं रैंक लगी है इस चैंपियनशिप में, प्रथम रैंक ईरान की थी। और ये सभी सिल्वर विजेता हैं, जिसमें अमित कुमार धनखड़ हैं, परवीन राणा है, विक्की जैन हैं। और ये चाइना में आयोजित हुआ था 2019 में। 2020 में जो नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें गोल्ड मेडल 2 प्लेयर्स ने जीता है, रवि कुमार दहिया और सुनील कुमार ने। तो ये दोनों का नाम याद रखिए, 2020 के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर बात करूँ तो मैं, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में टेक्स्ट यदि आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हो तो वो कंट्रोल के साथ E हो जाएगा, राइट के लिए कंट्रोल के साथ R, लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ L, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ J। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी भारत की रामसर वेटलैंड साइट नहीं है? तो भारत में अभी टोटल 39 रामसर वेटलैंड साइट हैं, पहले 37 थी, 2 नई बन गई हैं, उसमें आपकी एक तो बिहार में, एक उत्तराखंड में। और मैं बात करूँ वेटलैंड साइट की तो इसका मतलब हो जाएगा नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। तो कौन सी नहीं है? तो इन 39 में से जो भी ऑप्शन में था नहीं थी वो करेक्ट हो जाएगा। और रामसर में बहुत बार पूछा जाता है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो नम भूमि संरक्षण से हैं। और इस पर कब हस्ताक्षर हुए हैं? तो हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर कहाँ पर है? ईरान में है, वहाँ पर दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर यह मनाया गया है। 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 97 को ये स्टार्ट हुआ है। 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी क्या? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल यहाँ पर 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन जो 70वें लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें तीसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही है? तो 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शन में तीसरे स्थान पर जो पार्टी रही वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो जाएगी। डीएम की पार्टी है, 24 सीट आई हैं। ये तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। प्रथम स्थान पर बीजेपी रही है 303 सीट के साथ। सेकेंड आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस 52 सीट के साथ। चौथी पार्टी की बात करूँ तो AITC 22 सीट है। एनडीए घटक दल में टोटल आपकी सीट आई है 353, यूपीए में 91, आदर्श में 98 सीट। नेक्स्ट एक आपके सवाल था BSE यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट की बात हो रही है, उसमें इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी लिस्ट है उसमें टॉप 30 कंपनी का जो इंडेक्स रहेगा उसका परफॉर्मेंस के आधार पर एक इंडेक्स तैयार किया गया है, तो वो कहलाता है सेंसेक्स। यदि मैं बात करूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनी रहती है, BSE में तो टॉप 30 कंपनी का है सेंसेक्स। NSE में जो इसका इंडेक्स रहता है, ये तो सेंसेक्स है BSE का, NSE का इंडेक्स है वो निफ्टी है। निफ्टी आप देखे होंगे निफ्टी 50
50 यानी नेशनल 50 टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स रहेगा, जैसे कि निफ्टी 11,000 है, तो ये सभी कंपनियों में ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब नेक्स्ट आपके सवाल है किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल ब्रूनी, किताब उल हिंद के लेखक हैं अल ब्रूनी। अब देखते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। एसएससी जेई 30 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के सवाल हैं। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए उनमें सत्य प्रकाश, अज्जू भाई हैं। अज्जू भाई ने रिक्वेस्ट की है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो धरना है, क्योंकि 2016 की भर्ती का अब तक कोई एग्जाम डेट तक नहीं है, ये 16-18, तो उनके लिए 2 नवंबर को डेट फिक्स की गई है। तो आप सभी को आई थिंक याद होगा, लक्ष्मी नारायण, योगेश बिष्ट, बादल सोलंकी, कुमार रंजीत हैं, इन सभी कैंडिडेट ने साइन किए हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं अपन 30 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का। 1978 में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने हराया था, जो कि गुजरात पाटन के चालुक्य वंश के शासक थे। भीम सेकंड है, उनकी मां का नाम है नायिका देवी। तो नायिका देवी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और गोरी की यहाँ पर बात करूँ, मोहम्मद गोरी की, तो प्रथम आक्रमण जो मोहम्मद गोरी ने भारत पर किया था वो 1175 में किया था। मुल्तान जो पाकिस्तान में, वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था। और बात करूँ भारत में मोहम्मद गोरी की जो पहली हार हुई है वो 1978 में हुई है। किसने की थी? ये गोरी ने जब गुजरात पाटन पर आक्रमण किया तो वहाँ पर शासक थे मूलराज द्वितीय। ये दोनों भाई है, भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय। इनकी माता का नाम है जो नायिका देवी है, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। ये सोलंकी वंश के शासक है। तो आबू पर्वत की तलहटी पर इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था 1178 को, जो आपके सवाल पूछा गया है। और इनके जो पिताजी का नाम है वो अजय पाल है, इनकी पत्नी है ये नायिका देवी। अगला सवाल देखते हैं अपन, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं पहले। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी को, मोहम्मद गोरी को हराया था। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर और दिल्ली पर शासन कर लिया था। जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड का आपको अन्य नाम पूछा तो फिलोसफर वुल हो जाएगा, जहां पर आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको जिंक वाइट भी कहते हैं, केलेमाइन भी कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। अगला सवाल, निम्न में से सोडियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बच्चे बोल रहे हैं अब की बार आपके 30 को सेकंड सेट का जो जीके वगैरह काफ़ी टफ पूछे गए हैं, टेक्निकल के भी। तो निम्न में से सोडियम के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? तो आपको पता है ये गुड कंडक्टर है सोडियम, ये भी करेक्ट है। सिल्वर व्हाइट कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर, ये भी करेक्ट है। बाकी इसका घनत्व तो जल से ज़्यादा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के घनत्व की बात करूँ तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और वाटर की बात करूँ तो इसी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है 0.99, जो कि वाटर का ज़्यादा है, ना कि सोडियम का। यहाँ पर बोल रहा है इसका घनत्व जल से ज़्यादा होता है, जल से कम होता है, ऐसे होना चाहिए। अगला सवाल, द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह है द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया बुक्स के ऑथर। किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों और उनकी समितियों के द्वारा प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार हैं उनकी व्याख्या की गई है? तो संसदीय जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं वो व्याख्या की गई है अनुच्छेद 105 में। इसके तहत संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता रहती है संसद के सदस्यों को, और सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार है। और यहाँ पर संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के कोई भी सदस्य हैं उसके द्वारा कही गई बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसके संबंध में उसके विरुद्ध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। और ये तो हो गई आपकी 105 में किसकी, जो संसद में प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 105 में है। बाकी मैं बात करूं विधान परिषद की, विधानमंडल की, तो विधानमंडल के सदनों की, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार हैं अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं, और संसद के विशेषाधिकार हैं अनुच्छेद 105 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए जो भी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि ये 4 ऑप्शन में आपके दिए गए थे, जहाँ पर भगत सिंह की डेथ कब हुई है? तो डेथ ऑफ भगत सिंह आपको पता है 1931 में हुई थी, 23 साल की उम्र में, 23 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करूं तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925। तो आपको आरोही बढ़ते क्रम में यहाँ पे एडजस्ट करना है इनको। तो पहले कौन सा आ जाएगा इनमें से? तो ये 1925 आएगा पहले, यानी ये 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो ये है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। बहुत बार मैं बता चुका हूँ 1939 में जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये 1939 में फाउंडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और उसके बाद एक ऑप्शन था आपके चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था मार्च में 1917 में हुआ था, ये 17 अप्रैल 1917 में हुआ था शायद। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में सत्याग्रह हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? 1917। उसके बाद कौन सी हुई है? 1925, फिर 1931, उसके बाद 1939। तो इस क्रम में आपको एडजस्ट करना था।
नेस्कॉम ने भारत के 20 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज के 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? नेस्कॉम जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज का एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पर टोटल 10,000 छात्रों को कुशल प्रशिक्षण देने के लिए जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है वो विप्रो लिमिटेड है। विप्रो के फाउंडर कौन है? एमएच हाशम प्रेम जी, जो अजीम प्रेम जी हैं, तो जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उनके बेटे हैं अजीम प्रेम जी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में विप्रो लिमिटेड के साथ में यहाँ पर नेस्कॉम ने एग्रीमेंट किया है 10,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विच एंजाइम प्रेजेंट इन आई टीयर, तो आंखों के आंसू में कौन सा एंजाइम रहता है? तो लाइसोजाइम रहता है, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है उनका विलय कब हुआ है? तो दादर नगर हवेली, दमन दीव, पहले दोनों अलग अलग यूटी थे, अब यहाँ पर एक हो गए हैं। भारत में टोटल यूटी 8 हैं और इन दोनों की यहाँ पर एक करके राजधानी रखी गई है दमन को। ये 26 जनवरी 2020 को मर्ज हुआ है, 26 जनवरी 2020 को दोनों यूटी एक कर दिए गए हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर बार कोड के आविष्कारक, ये भी सवाल रिपीटेड है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड है बार कोड के आविष्कारक। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की ओर से जो अवार्ड दिए गए 2019 में, उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। और WTA की ओर से 2019 में दिए गए अवार्ड में मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है वो सोफिया केनिन है। न्यू कमर ऑफ द ईयर है बियांका एंड्रेस्कू। अगला सवाल, ऑपरेशन क्लीन आर्ट के तहत किस प्रकार के गैर कानूनी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट की बात करें तो ये नेवले के बालों के गैर कानूनी, इससे ब्रश बनाया जाता था पहले, तो नेवले के बालों को ये गैर कानूनी, इससे ब्रश नहीं बना सकते हो, बालों का व्यापार नहीं कर सकते हो, तो नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया है। नेवले के बालों से ब्रश बनाना संगठित अपराध की श्रेणी में है और ज़्यादातर ब्रशों का जो निर्माण हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के शेरकोट में किया जा रहा है, इसलिए ब्रश उत्पादन की राजधानी भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? जीमेल हो जाएगा, बाकी फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी आपके वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट में देखिए, ऊर्जागिरी अभियान जो उत्तराखंड से शुरू हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? तो करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए इसमें। ऊर्जागिरी अभियान है, ये उत्तराखंड में जो बिजली की चोरियां बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान है, जो 2 अक्टूबर 2019 को गांधीगिरी की तर्ज पर ऊर्जागिरी अभियान है, ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में बिजली चोरी को रोकने के लिए। संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारत के इकलौते निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल क्या है? तो भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति अब तक रहे हैं वो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। उनका जो टेन्योर रहा है वो 1977 से लेकर 1982 तक रहा है। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार ट्राई किया था राष्ट्रपति पद के लिए, तो पहली बार उन्हें वीवी गिरी से हार का सामना करना पड़ा और सेकेंड बार ये निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए 1977 में। अगला सवाल देखिए, सीएजी ऑफ इंडिया, भारत में करंट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो हैं आपके दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू हैं। 8 अगस्त 2020 से, तो जो पेपर बना होगा इससे पहले का ही पूछा होगा, आपकी अगस्त 20 से पहले का पूछा होगा। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे राजीव महर्षि थे, जो कि 25 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक रहे हैं। वैसे इनका टेन्योर रहता है, कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष रहता है, 6 वर्ष। यहाँ पर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, तो इनकी आयु यहाँ पर 65 ईयर्स कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद बनाए गए हैं जीसी मुर्मू। बात करूँ मैं यहाँ पर सीएजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम सीएजी थे वी नरहरि राव थे और आर्टिकल के तहत ये स्थापित हुआ पद अनुच्छेद 148। अगला सवाल यहाँ पर, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है दूध में, केसिन और वे दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, ज्यादातर जो केसिन रहता है। अगला सवाल, सिट्रिक एसिड किस साइकिल से संबंधित है? तो ये साइकिल हो जाएगा आपके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल से संबंधित है सिट्रिक अम्ल, और इसके द्वारा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। और प्रिज्म में
अपवर्तित प्रकाश में किस कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रिज्म की बात करूं तो जो प्रकाश अपवर्तित होता है उसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होगी। सबसे कम कौन सा प्रकाश फैलेगा? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी रेड कलर है सबसे कम फैलेगा, और वेवलेंथ कम होती है सबसे, जैसे कि बैंगनी वायलेट हो गया, वो सबसे अधिक फैलेगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जरा विदा। तो ग्रैंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृद्धावस्था और उनके रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो वृद्धावस्था और उनके रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो जरा विद्या में किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया पौधे में नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण का कार्य करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य है वो जैविक स्थिरीकरण की बात हो रही है, यानी रासायनिक नहीं, जैविक क्रिया के द्वारा जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके द्वारा अपन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करें। स्थिरीकरण का क्या मतलब हो गया? जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट पौधे ग्रहण नहीं करते, उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया में, वो अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो आपके ये राइजोबियम हो गया जो जैविक कहलाएगा। इसके अंतर्गत राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके द्वारा जैविक स्थिरीकरण किया जाएगा, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले सकते, इसलिए पहले अमोनिया में ये कन्वर्ट किया जाता है राइजोबियम के द्वारा। तो ये बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। कौन सा इनलैंड नेशनल वाटर वे सही सुमेलित है? तो नेशनल वाटरवे से आपके सवाल पूछा गया है, तो ये चारों ऑप्शन इस टाइप से मैं करेक्ट सुमेलित करके बता रहा हूँ, जिसमें एक रॉन्ग दिया गया था। तो नेशनल वाटरवे की टोटल संख्या 111 है इंडिया में। प्रथम जो नेशनल वाटरवे है वो कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, यानी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को ये कनेक्ट करता है। सेकेंड है सदिया से धुबरी तक जो असम में है। थर्ड की बात करूँ तो कोलम से कोझिकोड तक केरला में है। और फिर यहाँ पर चौथा जो नेशनल वाटरवे है वो है काकीनदा से पुदुचेरी तक, ये इन तीनों स्टेट को कवर करेगा। टोटल 111 ऑफिशियल नेशनल इनलैंड भारत में जो वाटरवे हैं, इनलैंड नेशनल वाटरवे 111 हैं, जिसमें सबसे लंबा है ये वाटरवे नंबर 1 है, जिसकी जो लंबाई है 1622 किलोमीटर है। ये तीनों नदियों का पानी का है, जिसमें गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम रहता है इसमें। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मीर मदन और दीवान मोहनलाल किस युद्ध से संबंधित थे? तो मीर मदन और दीवान मोहनलाल है ये प्लासी के युद्ध में संबंधित थे। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 के मध्य। किन के मध्य हुआ था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनमें सिराजुद्दौला की ओर से जो बंगाल के नवाब थे उनकी ओर से सेनापति थे मीर जाफर, जिन्होंने इनको धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, क्योंकि ये इन्होंने रिश्वत ले ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय रॉबर्ट क्लाइव उनका नेतृत्व कर रहे थे, रिश्वत लेकर उनमें शामिल हो गया, और इस कारण ये एक तरीके से युद्ध है वो धोखा देकर ये हार गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो ये दोनों भी नेतृत्व कर रहे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हैं उनकी ओर से, और जिसमें मीर जाफर हैं उन्होंने धोखा दिया। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव का पहला प्रस्ताव कब लाया गया था? तो प्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो 1963 में सबसे पहले लाया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ है ये प्रस्ताव लाया था, जो कि पहला अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। किसके द्वारा? आचार्य JB कृपलानी ने 1963 में PM जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, जिसमें पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, उसके पक्ष में 62 वोट पड़े थे, विरोध में 347 वोट पड़े थे। अगली बात करूं यहाँ पर मैं अविश्वास प्रस्ताव की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कम से कम कितने संसदों का, कितने संसद के सदस्यों का, तो सांसद की बात करें तो 50 सांसद का समर्थन जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 15 अविश्वास प्रस्ताव है वो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आए थे। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव है इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आए थे। और अविश्वास प्रस्ताव लाना अलग बात है और फिर उससे सरकार गिरना अलग बात है। वो जैसे कि रिजेक्ट हो गया पहला, तो जिसमें 67 उस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े थे, तो वो तो 62 पड़े थे, वो रिजेक्ट हो गया। और पास कौन सा हुआ? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण पहली बार 1978 में सरकार गिरी थी। तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार है, उस समय उनकी सरकार गिर गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, और विश्वास प्रस्ताव है वो खुद जो सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा लाया जाता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। मेमोरी क्षमता यूनिट का सही क्रम पूछा था, तो सबसे छोटी मेमोरी क्षमता है वो बाइट में रहेगी, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, TB, PB, EB, JB और YB हो जाएगी। तो ये सभी सही क्रम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर YB योटाबाइट। नेक्स्ट में यहाँ पर संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो संजीता चानू है ये वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर से रहे। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में
जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे गोल्ड कोस्ट में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था संजीता जानू वेट लिफ्टर। 2019 का व्यास सम्मान कागज की नाव रचना हेतु किसे दिया गया है? तो नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान मिला है। कौन सी रचना हेतु? कागज की नाव रचना हेतु। व्यास सम्मान की बात करूं तो ये 1991 में सबसे पहले 1991 में दिया गया था अवार्ड, जो कि एक साहित्य सम्मान है और ये केवल हिंदी भाषा में पब्लिश जो भी वर्क रहेगा जो 10 साल के पास्ट 10 वर्ष में पब्लिश हुआ है उन हेतु दिया जाता है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिए अलग से हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो HS सिस्टम है वो कोड आवंटित किया है। तो ये कोड किसने विकसित किया है? तो ये कोड है जो HS कोड है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम 6 अंकों का पहचान कोड है, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन ने ये सबसे पहले डेवलप किया था WCO के द्वारा, और ये हाल ही में खाद्य प्रोडक्ट को भी दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे कार्यकाल तक किसी भी राज्य के CM बन गए हैं? तो किसी भी राज्य का जो CM का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है वो था, पहले तो था ज्योति बसु का। अब ये रिकॉर्ड किनके पास है? पवन कुमार चामलिंग के पास है। तो सवाल पूछा गया था पवन कुमार चामलिंग ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ज्योति बसु का तोड़ा है, जो 23 वर्ष तक CM पद पर रही थी। वेस्ट बंगाल के CM पर पवन कुमार चामलिंग हैं। ये 5वीं बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद पर कब है? 21 मई 2014 से लेकर 5वीं बार ये रहे थे आपके 27 मई 2019 तक इनका लास्ट टेन्योर रहा है। सबसे पहले इनके CM बने थे सिक्किम के, वो 12 दिसंबर 1994 को बनाए। इस प्रकार टोटल 24 वर्ष 5 मंथ और 15 डे का इनका CM का कार्यकाल हो जाएगा, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है अब तक का पवन कुमार चामलिंग का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन सी नदी निकलती है वहाँ से? तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो बेतवा नदी वहाँ से निकलती है। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो रायसेन मध्य प्रदेश में जो ये सेंचुरी स्थित है, वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी, वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल देखिए, 1988 में गठित पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति है, ये पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है पीके थुंगन समिति। और मैं बात करूं यहाँ पर अन्य जो भारत में पंचायती राज पर गठित समितियां हैं, वो आपकी बलवंत राय मेहता भी पंचायती राज पर, अशोक मेहता, राव समिति, सिंघवी, पीके थुंगन, और ये समिति टोटल 5 समिति हैं पंचायती राज पर गठित। और पंचायती राज को जो ऑफिशियली दर्जा मिला है वो 77 में संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और सबसे पहले ये व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लक्स मीटर है, वो क्या मेजर करता है? लक्स मीटर की बात करूं तो ये ब्राइटनेस, किसी भी एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट पर ब्राइटनेस है वो गिर रही है तो उसको मेजर करने के लिए क्या काम आता है? लक्स मीटर काम आता है। लक्स मीटर से यहाँ पर एक संबंधित है लक्स। लक्स किसकी यूनिट है? तो ये प्रदीपन की ऐसा यूनिट हो जाएगी लक्स, जो कि ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट एरिया को मेजर करती है। अगला सवाल, ग्राफीन क्या है? इस टाइप से पूछा गया था, उसमें क्या ऑप्शन थे? तो ग्राफीन के अप्रूव ग्रेफाइट से बने ग्राफीन है, ये कार्बन का जो अप्रूव है ग्रेफाइट, 3 अप्रूव उसमें ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाले सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। तो ये एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है। ग्राफीन का उपयोग है बहुत से काम में होता है, इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल में। और इसकी खोज हुई थी सबसे पहले वो आंद्रे जीम और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने की थी, जिसके हेतु उनको 2010 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अंतिम सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? तो ये क्वेश्चन है आपके दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसमें सबसे कम वर्षा है वो किस राज्य में होती है? तो ये राजस्थान में आपका आंसर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पर ये आता है मानसून? सबसे पहला आता है केरला में आता है, केरल की पश्चिमी घाट से ये टकराती हैं। और ये आपके टोटल हो गए यहाँ पर 30 अक्टूबर के फर्स्ट प्लस सेकंड सेट में पूछे गए लगभग 80 सवाल कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इसकी PDF फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। मिलते हैं और किसी अन्य इंपॉर्टेंट GK के वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।